नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम MPPSC एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे कक्षा 6वीं की NCERT भूगोल विषय की NCERT कक्षा 6 के लिए भूगोल विषय की NCERT कंप्लीट NCERT पूरी NCERT को कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज कवर करते चलेंगे और प्रयास करेंगे कि एक ही पार्ट में या 2 पार्ट में इसको हम कंप्लीट कर लें, ताकि ज़्यादा समय आप लोगों का इसमें खर्च ना हो। NCERT दोस्तों बेसिक मजबूत करने के हिसाब से पढ़ी जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। क्या देखेंगे दोस्तों? सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है ना, क्या भूमिका है, ये देखेंगे। तो ये हमारा सौरमंडल हो गया है ना, ये सौरमंडल हो गया हमारा दोस्तों। ये ग्रह हो गए है ना, दूरी के क्रम में इस तरह से ग्रह सजे हुए हैं। तो इस तरह से अब देख लेते हैं सबसे पहले देखते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाता है। तो वे सभी वस्तुएं जो रात में क्या करती हैं, आकाश में, आसमान में क्या करती हैं, चमकती हैं, उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहेंगे। उनको क्या कहेंगे दोस्तों? खगोलीय पिंड कहेंगे। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और वे सभी वस्तुएं जो क्या हैं, रात के समय आकाश में क्या है, चमकती हैं, उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। ये इस तरह से जो रात का क्या है, आसमान का चित्र दिखाया गया है इस फोटो में। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं दोस्तों? बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। और ये किससे बनते हैं दोस्तों? गैसों से बनते हैं। इनके आसपास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। और इनके आसपास क्या होता है दोस्तों? अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जिसको वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। तो इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और ये खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं, स्टार्स कहलाते हैं, तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक प्रकार का तारा है। तो एक बात आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगी, सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। ठीक है ना, जो क्या है, गैसों से मिलकर के बना है। और इसमें इनके पास क्या होता है? अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है ना। और बहुत बड़ी मात्रा में ये क्या करते हैं? ऊष्मा एवं प्रकाश को उत्सर्जित भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नक्षत्र मंडल। खगोलीय पिंड हो गया। अब नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो रात्रि में आकाश की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो रात्रि में आकाश की ओर देखते समय, रात में हम क्या करते हैं? आकाश की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो जो तारा क्या करता है? अलग अलग आकृतियाँ बनाता है। जैसे एक तारा ऐसे ऐसे है ना, ऐसे 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 करके विविध तारे क्या करते हैं? जो आकृतियाँ बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो रात्रि में आकाश की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां हैं, उनको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर या इसी को बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है। अब ग्रह क्या होते हैं दोस्तों? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।
और ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। और ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रह कहते हैं, प्लानेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लानेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं या प्लानेट कहते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, मतलब ग्रहों में क्या होता है, अब स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, और इन्हीं को क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये क्या है, सूर्य है ना, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, यूरेनस हो गया, और ये नेपट्यून हो गया, और ये प्लूटो हो गया। अब 2008 से दोस्तों, 2008 से है ना, प्लूटो का प्लानेट दर्जा समाप्त कर दिया गया है। प्लूटो को अब प्लानेट नहीं मानते हैं, प्लानेट नहीं मानते हैं, ग्रह नहीं मानते हैं। प्लानेट का दर्जा क्या कर दिया गया है, प्लूटो का समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना। अब अभी थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेंगे, है ना, कि क्यों समाप्त किया गया है। ये क्या करता था, वरुण ग्रह की जो कक्षा होती थी उसको क्या करता था, ओवरलैप करता था, मतलब उसको काटता था। और वो जो IAU जो था, है ना, इंटरनेशनल, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो प्राग, चेकोस्लोवाकिया देश में जो प्राग की बैठक थी, प्राग बैठक में क्या किया गया था दोस्तों, प्राग की बैठक में पूरे देश, बहुत सारे देशों के क्या थे दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया था और उस पर विचार विमर्श किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि प्लूटो क्या है, ग्रह की सभी परिभाषाओं को पूरा नहीं करता है। तो उसके अनुसार पर हम लोग जो है तो आगे देख लेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो 2008 से क्या 2006 दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 2006 ही है, 2006 से प्लूटो का क्या कर दिया गया है, दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब सौरमंडल क्या है। सौरमंडल क्या होता है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले क्या हैं, विभिन्न ग्रह हैं, उपग्रह हैं, है ना, धूमकेतु हैं, उल्का हैं, और जो अन्य आकाशीय पिंड हैं जो क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उनको क्या कहते हैं, सभी को मिला करके सौरमंडल कहा जाता है। सभी को मिला करके सौरमंडल कहते हैं। तो सूर्य और उसके क्या है, विभिन्न ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और आकाशीय पिंड क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं, सभी मिलकर के सौरमंडल बनाते हैं। सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। सौरमंडल में क्या होता है दोस्तों, सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, है ना, सौरमंडल में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो क्या है, एक दूसरे से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, तो वो कहलाते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये सन हो गया, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना, फिर ये क्या है, साइरस हो गया, है ना, एस्टेरॉइड्स, मतलब ये क्या है, ये बेल्ट है, क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है ना, जो मंगल और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, मार्स और जुपिटर के बीच में रहती है। अब इसके पास जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, ये फिर क्यूपर बेल्ट इसके बाद बाहरी क्षेत्र में है। तो ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम, इन सभी से मिलकर के बनता है सूर्य, उसके ग्रह, है ना, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काओं, है ना, अन्य आकाशीय पिंडों से मिलकर के क्या बनता है, हमारा सोलर सिस्टम बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये दूरी के क्रम में इधर दिखाया गया है, दूरी के क्रम में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। इस तरह से पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब क्या है, ग्रह कितने हो गए हैं, 8 ग्रह हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, व्हाट्स इन द ईयर सोलर सिस्टम एडिशन, मतलब सोलर सिस्टम में कौन सा ग्रह, है ना, सूर्य की कितने दिनों में परिक्रमा करता है, ये दिखाया गया है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मरकरी है, मरकरी 88 दिन में करता है ना। मरकरी के बाद वीनस है, वीनस 224.7 दिन में, है ना। इसी तरह से अर्थ 365 डेज में करती है ना। और ये क्या करता है, 164 डेज में नेपट्यून करता है, 687 डेज में ये करता है, मार्स करता है। इस तरह से दोस्तों 84 साल में ये करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये यहाँ पे दिया गया, आप लोग थोड़ा सा इसको
देख लेंगे। आप देखते हैं सूर्य क्या है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य क्या है, सेंटर में है। सूर्य क्या है, सेंटर में है, किसके, सोलर सिस्टम के। सूर्य सोलर सिस्टम के केंद्र में है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का क्या है, विशाल गोला है। सूर्य क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन 71% और हीलियम क्या है, इसमें हीलियम है 2.25%। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य क्या है दोस्तों, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। और क्या है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल में प्रकाश और ताप का स्रोत सूर्य ही है। सौरमंडल में प्रकाश और ताप का स्रोत क्या है, सूर्य है, सन। तो अब ग्रह क्या है दोस्तों, ग्रह वास्तव में सूर्य के चारों तरफ अंडाकार पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। ग्रह क्या है, सूर्य के चारों तरफ अंडाकार पथ पर क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, जिसे कक्षा कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ग्रहों की अपनी धुरी के चारों तरफ की गति घूर्णन कहलाती है। ग्रहों की अपनी धुरी के चारों तरफ की गति क्या कहलाती है, घूर्णन कहलाती है। और सूर्य के चारों तरफ की गति परिक्रमा कहलाती है। और जो चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ दो प्रकार की, देखिए, ग्रहों की अपनी धुरी के चारों ओर जो गति होती है वो क्या होती है, घूर्णन होती है। और सूर्य के चारों तरफ जो गति होती है उसको परिक्रमा या परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्या हो जाती है, घूर्णन, और एक क्या हो जाती है, परिक्रमण। तो जो ग्रह खुद के जो है तो अपने चारों तरफ जो क्या करते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, कोई प्लानेट है, तो ये जो अपने चारों ओर क्या करेगा, जो गति करेगा तो वो घूर्णन कहलाएगी। लेकिन ये क्या करेगा, जो सूर्य के अब ये ग्रह क्या करेगा, जब सूर्य के सापेक्ष क्या करेगा, घूर्णन करेगा, तो ये परिक्रमा करेगा, तो इसको परिक्रमण गति कहेंगे। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। ये इस तरह से ये सौरमंडल का क्या है, फिगर है। आगे देखते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में 9वां ग्रह प्लूटो था, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया क्योंकि यह बहुत छोटा था। यह क्या था, बहुत छोटा था। ठीक है ना, प्लूटो को क्यों हटा दिया गया, क्योंकि ये बहुत छोटा था और ये क्या करता था, वरुण ग्रह की जो कक्षा था, अपने घूर्णन के समय परिक्रमा करते समय ये क्या करता था, सूर्य की परिक्रमा करते समय वरुण ग्रह की कक्षा को ओवरलैप करता था, मतलब काटता था। इस तरह से ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हो गया, ग्रह हो गए। शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, इन दोनों ग्रहों को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। मतलब अगर ये दिशा का आप लोगों को थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ है ना, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा शुक्र और अरुण ग्रह को यदि छोड़ दिया जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। मतलब इस तरह से है ना, पश्चिम से क्या करते हैं, पूर्व की तरफ, इस तरह से करते हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ ये परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं, क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जबकि शुक्र व अरुण की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में होती है। और ये जो शुक्र और अरुण हैं, इनकी परिक्रमा क्या होती है, इस तरह से रहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है। ठीक है दोस्तों, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक ग्रहों, इनर प्लैनेट, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं।
जो कि भारी पदार्थों से बने होते हैं। तो आंतरिक ग्रह किनको कहते हैं? जो भारी पदार्थों से बने होते हैं उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण क्या है? बाह्य ग्रहों के अंतर्गत आते हैं और ये क्या होते हैं? हल्के पदार्थों से बनते हैं। तो जो भारी पदार्थों से बनते हैं उनको आंतरिक ग्रह और जो हल्के पदार्थों से बनते हैं उनको बाहरी ग्रह कहते हैं, जोवियन, है ना। एक को क्या कहते हैं? इनर प्लानेट और एक को क्या कहते हैं? आउटर या जोवियन, आउटर प्लानेट। तो इनर प्लानेट, आउटर प्लानेट। तो इनर में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हो गए और इसमें क्या होगा? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हो गए, तो बाह्य ग्रह। तो शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, जबकि शुक्र व अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इनको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं, है ना। ये भारी पदार्थों से बने हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण क्या है? बाह्य ग्रहों के अंतर्गत आते हैं और ये हल्के पदार्थों से बने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को आकार में बड़े होने के कारण इन्हें ग्रेट प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ग्रेट प्लैनेट कौन हो गया? जुपिटर, सैटर्न, है ना, यूरेनस, नेपच्यून। ये चार क्या हो गए? ग्रेट प्लैनेट कहलाते हैं। क्यों ग्रेट कहलाते हैं? क्योंकि ये क्या है? आकार में बड़े हैं, आकार में बड़े हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा जुपिटर और सबसे छोटा मरकरी। आगे देखते हैं, बुध ग्रह देख लेते हैं। यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। बुध ग्रह क्या है? सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। सूर्य के सबसे करीब होने के बावजूद भी यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ये क्या है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास में है, लेकिन फिर भी ये क्या है? सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ये नोट करके रखेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सर्वाधिक, है ना, गर्म ग्रह कौन सा है। तो है ना, कॉमन सेंस लोग लगा के मारेंगे, है ना, कि बुध क्या है? सबसे पास में है, तो इसलिए यही क्या होगा? गर्म होगा। लेकिन ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं है, इसके बावजूद कि ये क्या है? सूर्य के सबसे पास में है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। और बुध ग्रह का क्या है? कोई उपग्रह नहीं है, परंतु इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन इसका क्या है? एक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण ये क्या करेगा? जो पास में होगा तो वो क्या करेगा? जल्दी परिक्रमा करेगा, और जो दूर होगा तो वो देर में परिक्रमा करेगा। तो ये क्या है? सूर्य के सबसे निकट है, इसलिए क्या कर लेता है? जल्दी से परिक्रमा, सबसे कम समय में क्या करता है? परिक्रमा सूर्य की कर लेता है। अब शुक्र ग्रह, इसके पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह क्या है? सबसे चमकीला है और सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र क्या है? सबसे चमकीला भी है और सबसे गर्म ग्रह भी है। इसके सर्वाधिक गर्म होने का कारण सूर्य के सबसे नज़दीक होना और इसके घनत्व है। इसके सर्वाधिक गर्म होने का जो कारण है वो क्या है? सूर्य के सबसे पास होना और इसका घनत्व है। और इसका घनत्व क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक भी है और क्या है? इसका घनत्व भी क्या है? ज़्यादा है। अब देखते हैं, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह क्या है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह घनत्व, आकार और व्यास में, यह घनत्व, आकार और व्यास में क्या है दोस्तों? घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी से काफ़ी समानता रखता है। तो पृथ्वी से क्या है? घनत्व में, आकार में और व्यास में क्या है? काफ़ी समान है, काफ़ी समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं, है ना। पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह एवं पेड़ पौधे, घास व वनस्पतियों की उपस्थिति के कारण इसको हरा ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी क्या है? जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहलाती है और पेड़ पौधों, घास व वनस्पति की उपस्थिति के कारण इसको क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं उसमें क्या है? अकेला है पृथ्वी,
है ना, जिस पर क्या है, जीवन है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख 23 से ही 1/2 अंश झुकी हुई है। 23 से ही 1/2 अंश 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। कौन? पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख। तो पृथ्वी पर दिन रात इसकी अच्छी गति परिभ्रमण के कारण और ऋतु परिवर्तन इसकी सूर्य के परितः वृत्तीय गति परिक्रमण के कारण होती है। तो पृथ्वी पर दिन और रात परिभ्रमण या घूर्णन गति के कारण होता है या अच्छी गति के कारण होता है। और जो क्या है, ऋतु परिवर्तन क्या होता है, सूर्य के परितः वृत्तीय परिक्रमण गति के कारण होता है। वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन या कि रोटेशन मोशन के कारण होता है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। तो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड 4.9 सेकंड एग्जैक्ट है। तो 4 सेकंड में क्या है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्या करती है, पश्चिम से पूर्व, है ना, पश्चिम से पूर्व, इधर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है दोस्तों, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी गति से दिन व रात होते हैं। इसी कारण क्या होता है, इसी गति से क्या होते हैं, दिन और रात भी होते हैं। तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाने में 365 दिन, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है, जिसे एक वर्ष भी मानते हैं, लगभग एक वर्ष मान लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं मंगल ग्रह कैसा है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होने के कारण इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की, इस ग्रह पर क्या होती है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है ना। इस कारण इसका रंग कैसा होता है, आयरन ऑक्साइड के रंग के कारण ये क्या हो जाता है, लाल रंग का रहता है। इस कारण इस ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। इसके दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इसके जो दिन का मान है और अक्ष का झुकाव है वो क्या है, पृथ्वी के समान ही है। यह 24 घंटे में अपना परिभ्रमण पूरा कर लेता है। ये भी क्या करता है, 24 घंटे में अपना परिभ्रमण पूरा कर लेता है। और यहाँ ऋतु परिवर्तन भी होता है, और यहाँ क्या होता है, ऋतु परिवर्तन भी होता है। यहाँ भी ऋतुएं बदलती रहती हैं। मंगल ग्रह पर भी क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को कितना दिन लगता है, 687 दिन लग जाता है। जहाँ पृथ्वी को क्या है 365 दिन लगते हैं, वहीं क्या है मंगल को 687 दिन लग जाते हैं। जुपिटर यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ना। बृहस्पति क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे सबसे कम समय लगते हैं। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे का समय लगता है, और सूर्य एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लेता है। तो अपनी धुरी पर 10 घंटे में जुपिटर घूमता है और सूर्य की परिक्रमा लगाने में लगभग 12 वर्ष का समय ले लेता है। शनि आगे है। शनि यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ग्रह है। इसकी विशेषता इसके चारों ओर एक वलय का होना है। इसके चारों ओर क्या है, वलय पाया जाता है, एक वलय होता है, वलय पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है, जो आकार में बुध के बराबर है। इसका जो शनि का है, शनि उपग्रह है, इस शनि ग्रह है, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है यानी सब प्लैनेट है, वो क्या है, टाइटन है। उसका नाम क्या है, टाइटन है, और ये आकार में क्या है, बुध के बराबर है, बुध के बराबर है। अरुण ग्रह यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह क्या है, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर भी वलय है, इसके चारों ओर भी क्या है, वलय है। अन्य ग्रहों के विरुद्ध यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण ग्रह क्या है, अन्य ग्रहों की भांति भी क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। तो अरुण ग्रह में भी क्या होता है, सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ प्रतीत करता है। ये अपने अक्ष पर क्या है, ऐसे झुका हुआ है कि एकदम इस तरह से है, तो ऐसा लगता है कि लेटा हुआ है, लेटा हुआ है। अब है वरुण ग्रह। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण ग्रह क्या है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। हरे रंग का है,
इसे हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ मीथेन का अति शीतल बादल छाया रहता है। बादल छाया रहने के कारण यह अति शीतल भी है। तो मीथेन के बादल है ना, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, मीथेन के क्या है, ठंडे बादल घिरे रहते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, ठंडा ग्रह या शीतल ग्रह भी कहा जाता है। तो ये वरुण क्या हो गया, सबसे दूर है ना, हरे रंग का है, हरा रंग ग्रह कहलाता है ना। और मीथेन का क्या है, बादल अतिशीतित बादल होता है, अतिशीतल ठंडा बादल रहता है, जिसके कारण ये क्या कहलाता है, सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह भी कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है बुध ग्रह हो गया, भूमध्य रेखीय व्यास कितना है इसका, है ना 4878। ग्रहों का द्रव्यमान कितना है 579.10 है ना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से 58.6 दिन परिभ्रमण समय है, परिक्रमण 88 दिन में हो जाता है। शुक्र क्या है 12102 इसका भूमध्य रेखीय व्यास है ना। ये 108.2 हो जाएगा इसका। इसमें 243 दिन लग जाते हैं परिभ्रमण में, है ना। सूर्य की परिक्रमा 243 दिनों में, ये मतलब क्या है, अपनी परिक्रमा 243 दिन में करता है शुक्र, और सूर्य की परिक्रमा क्या करता है 224.7 दिन में कर लेता है। पृथ्वी क्या करती है, अपनी परिक्रमा 23.9 घंटे में करती है ना। 365 दिन और 6 घंटे इसमें लग जाते हैं परिक्रमण में। सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 6787 हो जाएगा, इसका भूमध्य रेखीय व्यास हो जाएगा 227.94 हो जाएगा इसका। और ये क्या हो जाएगा 24.6 घंटे लगता है, 687 दिन में परिक्रमा करता है। बृहस्पति क्या है दोस्तों 142,800, इसका क्या है भूमध्य रेखीय व्यास हो गया। इस तरह से दोस्तों आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे सारणी को, है ना। कभी कभी, हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी फैक्चुअल टाइप के डाटा इससे पूछ लिए जाते हैं, तो ये डाटा आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आप देख लेते हैं दोस्तों चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में, 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही दिनों में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेता है, और इतने ही दिनों में ये क्या करता है, अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेता है। तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी यदि पूछी जाए आपसे तो 3,84,400 है ना किलोमीटर है। अब ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया। यहाँ पे देखिए ये सन, ये अर्थ, और ये क्या है मून। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे क्षुद्र ग्रह देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह ये देखिए इस तरह से मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, जो एक पट्टी पाई जाती है, उसी में क्या होते हैं एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह रहते हैं। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो तारों, ग्रहों और उपग्रह, तारे, ग्रह और उपग्रहों के अतिरिक्त भी क्या है, असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह का पाए जाते हैं। अब उल्का पिंड देख लेते हैं दोस्तों। उल्का पिंड, तो उल्का पिंड क्या होती है, अंतरिक्ष में मौजूद वह वस्तुएं हैं जिनका आकार धूल के कण से लेकर एक छोटे क्षुद्र ग्रहों के बराबर होता है। तो उल्का पिंडों का आकार कितना होता है दोस्तों, धूल के कण से लेकर के छोटे क्षुद्र ग्रहों के बराबर होता है। इनका निर्माण अन्य बड़े निकायों जैसे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह एवं उपग्रह से टूटने या विस्फोट के कारण होता है। तो इनका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, धूमकेतु हो गया या क्षुद्र ग्रह हो गया या ग्रह या उपग्रह हो गया, इनसे जो टूटना, ये या तो क्या होंगे, टूटेंगे या इनमें विस्फोट होगा, तो उसके कारण इनका उल्का पिंडों का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे आकाशगंगा देख लेते हैं। आकाशगंगा क्या होती है, एक आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों सितारों और उनके सौर प्रणालियों का एक विशाल संग्रह है। तो आकाशगंगा क्या होती है, गैस, धूल और अरबों तारों और उनके सौर प्रणालियों का एक विशाल संग्रह है। उनके सौर प्रणालियों का क्या है, एक विशाल संग्रह है।
गुरुत्वाकर्षण के कारण एक आकाशगंगा इन सबको एक साथ बांध कर रखती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण एक आकाशगंगा क्या करती है, इन सबको, है ना, गैस, धूल कणों, है ना, अरबों सितारों को क्या करते हैं, एक साथ बांध करके रखती है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी मिल्की वे कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और सौरमंडल स्थित है। हमारी आकाशगंगा को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, जिसमें पृथ्वी और सौरमंडल स्थित है। और इसी में क्या है, मंदाकिनी या मिल्की वे में क्या है, पृथ्वी और सौरमंडल स्थित है। आगे ये देखिए सोलर सिस्टम हो गया, प्लानेट हो गया, गैलेक्सी हो गई। इस तरह से ये क्या है, हमारी जो है तो आकाशगंगा है जो स्पाइरल है, ये देखिए, है ना, ये यहाँ से शुरू होकर ऐसे 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 घूमी है। तो ये क्या है, आकाशगंगा, सोलर सिस्टम, प्लानेट और ये गैलेक्सी। यहाँ पे अब थोड़ा सा और आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, लैटिट्यूड, अक्षांश। लैटिट्यूड पृथ्वी तल पर किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी तल पर किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो पृथ्वी का मान लो क्या है, कोई पृथ्वी का तल है ना, जैसे ये क्या है, पृथ्वी का तल हो गया, है ना, तो इसके जो है तो केंद्र से, ये जो मान लो क्या है, केंद्र, ये बीच हो गया, इसका केंद्र मान लेते हैं ये, तो इसके केंद्र से क्या हो जाएगा, जो कोणीय दूरी होगी, इस तरह से जो कोणीय दूरी होगी उसी को क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो पृथ्वी तल पर किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, पृथ्वी तल पर किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से क्या है, कोणीय दूरी क्या कहलाएगी, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। तो अक्षांश रेखा क्या कहती है, समान अक्षांश के स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर विषुवत रेखा के दोनों ओर समांतर रूप से ध्रुवों तक खींची जाती है। जैसे ये हमने अभी देखा है ना, जो तो अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन, समान अक्षांश के स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर विषुवत रेखा के दोनों ओर समांतर रूप से ध्रुवों तक खींची जाती है, उसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये क्या हो गई, विषुवत रेखा हो गई, है ना, 0 डिग्री, है ना, इसके समान समान अंतर पर जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री इसी तरह से, है ना, ऐसे ऐसे यहाँ तक ये उत्तर की ओर, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव तक जो खींची जाएगी, तो इसी इन रेखाओं को क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। तो समान अक्षांश के स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर विषुवत रेखा के दोनों ओर समांतर रूप से ध्रुवों तक खींची जाती है। विषुवत रेखा के समांतर दोनों ओर समांतर रूप से ध्रुवों तक खींची जाती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, है ना। अक्षांश रेखाओं की संख्या अनिश्चित होती है, इनकी संख्या क्या है, निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है ना। अक्षांश रेखाएं किसी स्थान के पृथ्वी के केंद्र से झुकाव को प्रदर्शित करती हैं। ये क्या करती हैं, पृथ्वी के केंद्र से झुकाव को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा क्या है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा इक्वेटर क्या होती है दोस्तों, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऐसी रेखा जो पृथ्वी को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, और किस दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करती है, खींची हुई होती है, और क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, इस तरह से दोस्तों ये मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो इसके क्या है, मध्य से जो खींची जाएगी, है ना, तो इसी को क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे, है ना। और इसके जो ऊपर की ओर ऊपर की ओर रेखाएं खींची जाएंगी, ये अक्षांश रेखाएं होगी, और इसके नीचे की ओर भी क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी
अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को, ये जो उत्तर में है विषुवत रेखा के, ये जो उत्तर में है तो इसको क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो दक्षिण में है तो इसको क्या कहेंगे, साउथ हेमिस्फीयर कहेंगे, है ना, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो 1 डिग्री के अंतराल पर विषुवत रेखा के उत्तर में 90 तथा दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर विषुवत रेखा के उत्तर में 90, ये जैसे ये विषुवत रेखा हो गई, है ना, ये विषुवत रेखा हो गई, इसके उत्तर में क्या है 90, और इसके क्या है, इसके नीचे भी क्या है 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। तो इस प्रकार विषुवत रेखा सहित 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और कुल अक्षांशी वृत्तों की संख्या कितनी होती है, 179 होती है, 179 कैसे दोस्तों, एक तो यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा और एक ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बिंदु सदृश रहते हैं, है ना, इस कारण ये क्या हो जाएंगे, 2 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ध्रुव क्या है, अक्षांशों वृत्तों में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जो ध्रुव होते हैं, दोनों ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, वो क्या है, अक्षांश वृत्तों में शामिल नहीं होते हैं। तो 181 माइनस क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 179 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये है ना, इधर साउथ पोल हो जाएगा, 1-1 डिग्री पर रेखाएं खींची जाएंगी, है ना, ये 0 डिग्री ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1-1 डिग्री पर रेखाएं खींचेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो देखा तो थोड़ा देख लेते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेटर हो गया, है ना, इक्वेटर के बाद 1-1 डिग्री उत्तर की ओर, और ये क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया, यहाँ पे बिंदु सदृश रहेगा, तो ये 2 हो गया। तो 179 क्या हो गई, अक्षांश रेखाएं हो गई, है ना। यहाँ पे अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं तथा ध्रुवों की ओर इनका आकार घटता रहता है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, वृत्त के आकार की होती हैं तथा ध्रुवों की ओर इनका आकार घटता रहता है, और इनका आकार क्या होता है, ध्रुवों की तरफ घटता रहता है। केवल विषुवत रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पे ये फैक्ट ध्यान रखेंगे, केवल विषुवत रेखा ही क्या करती है, अक्षांशों में केवल विषुवत रेखा ही क्या करती है, 0 डिग्री अक्षांश ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। बाकी क्या होती हैं, छोटी होती हैं, इससे बाकी रेखाएं क्या होती हैं, इससे छोटी होती जाती हैं। 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। 0 डिग्री से यदि ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, कम होती जाती है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर विषुवत रेखा केवल बिंदु के रूप में प्राप्त होती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में क्या होता है, विषुवत रेखा केवल बिंदु के रूप में, डॉट के रूप में क्या रहती है दोस्तों, केवल डॉट के रूप में, है ना। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में क्या होता है, केवल डॉट के रूप में विषुवत रेखा प्राप्त होती है। 23 से ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली 23 से ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इसी तरह से दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, जबकि 23 से 1/2 डिग्री है, 23 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो क्या है, इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, कर्क रेखा क्या हो गई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, मकर रेखा कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। आगे देख लेते हैं कटिबंध। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, जोन। तो 2 अक्षांश रेखाएं है ना, उनके बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, कटिबंध कहेंगे, जोन कहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास दिया है ये ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये चित्र है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना, 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। ये 23.5 डिग्री क्या कहलाएगा,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगा, है ना। और ये क्या है, आर्कटिक सर्किल हो जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक सर्किल कहलाता है। और इधर वाला क्या कहलाएगा, अंटार्कटिक सर्किल। तो सबसे पहले नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या ऐसे देख लेते हैं इक्वेटर के बाद क्या कहलाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और फिर आर्कटिक सर्किल, नॉर्थ पोल। इसी तरह से इसके 0 डिग्री के नीचे क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, है ना, 23.5 डिग्री दक्षिण में, है ना, दक्षिणी अक्षांश। फिर 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगा। इसी तरह से ये क्या कहलाएगा, साउथ पोल कहलाएगा 90 डिग्री साउथ। अब देख लेते हैं दोस्तों, कर्क रेखा तथा मकर रेखा सूर्य की लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखाएं होती हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा क्या होती हैं, सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं उनके लिए क्या करती हैं, सीमा रेखाएं होती हैं, लिमिटेशंस रेखाएं मतलब लाइन होती है, लिमिटेशन लाइन होती है। तो कर्क तथा मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, और कर्क और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र रहता है, जैसे ये वाला जो क्षेत्र था हमारा कर्क और मकर रेखा, ये क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई 23.5, और ये 23.5 दक्षिण। तो इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा दोस्तों, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें लंबवत अवश्य होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, साल भर में जो किरणें होती हैं वो एक बार लंबवत अवश्य होती हैं, सीधी जरूर चमकती हैं। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध क्या है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। जैसे ये हो गया हमारा, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, ये 66.5 डिग्री हो गया। तो 23.5 से ये वाला 66.5 और इधर 23.5 फिर 66.5। तो ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये वाला और ये वाला एरिया इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित जो क्षेत्र है उसको ध्रुवीय क्षेत्र कहेंगे। तो 66.5 ये 66 हो गया, ये 66.5 हो गया, है 66 पॉइंट। इसके ऊपर का ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र कहलाएगा। और इधर भी इसी तरह से ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन, ये देखिए देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इस तरह से रहती हैं, है ना, इस तरह से खींची रहती हैं देशांतर रेखाएं, इस तरह से, इस तरह से देशांतर रेखाएं रहती हैं। ठीक है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड लाइन देख लेते हैं। तो पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव होता है ना, और जो दक्षिणी ध्रुव होता है, इनको मिलाकर के क्या होती हैं, जो खींची जाने वाली क्या होती हैं, काल्पनिक रेखा होती है, उसी को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर रेखाएं क्या करते हैं, खींचते हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। देशांतर रेखा को प्रधान रेखा, देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्रधान रेखा या मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो इंग्लैंड का एक स्थान है जिसको ग्रीनविच है ना, उस स्थान का नाम क्या है, ग्रीनविच है, और वहाँ से गुजरने के कारण ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, और ये जो 0 डिग्री है इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में क्या है, पश्चिमी गोलार्ध स्थित है। पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध स्थित है। इस तरह से ये देखिए, ये प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ये वाली है। इसके इधर क्या है, इसके इधर क्या है, पूर्वी गोलार्ध, और इधर क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ पे ये इक्वेटर है। तो इस तरह से ये हो गया। अब 1 डिग्री के अंतराल पर पूर्व में 180 तथा पश्चिम में 180 देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई है। तो पूर्व में क्या है, इस तरह से ये जो क्या है रेखा हो गई, इसके इधर क्या है 180 इधर और 180 इधर
काल्पनिक रेखाओं की क्या की गई है, कल्पना की गई है। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। इसी आधार पर 360 देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया गया है। वास्तव में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की कोई भी रेखा पृथ्वी पर नहीं थी, है ना। इसको क्या किए हैं, कल्पना कर लिए हैं, है ना। तो इसी आधार पर 360 देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया गया है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, समान होती है, लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इनके मध्य की दूरी में कमी आती है। लेकिन जो विषुवत रेखा होती है, ये विषुवत रेखा होती है, इससे जो ध्रुवों की ओर क्या होता है, ध्रुवों की ओर जब जाती हैं तो इसकी क्या होती है, जो इनके बीच की दूरी होती है वो कम होती जाती है। उनकी दूरी में क्या होती है, कमी आती जाती है। तो ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं। ध्रुवों पर क्या होती हैं, सभी देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं। विषुवत रेखा के पास 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। तो विषुवत रेखा के पास क्या होता है, 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है 111.13 किलोमीटर है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की क्षेत्र की जो दूरी होती है उसको गोरे नामक, है ना, गोरे कहा जाता है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को या बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। किसी देश का मानक समय उस देश के मध्य देशांतर पर हुए समय पर निर्भर होता है। किसी देश का मानक समय उस देश के मध्य देशांतर पर हुए समय पर निर्भर होता है। अर्थात प्रति एक देश का एक मानक समय होता है। अर्थात प्रति एक देश का क्या होता है, एक मानक समय होता है। परंतु कुछ देश अपवाद स्वरूप हैं, जैसे रूस में 8 समय स्टैंडर्ड है। रूस में क्या है, 8 टाइम जोन है। 0 डिग्री देशांतर पर समय को ग्रीनविच माध्य समय, GMT या विश्व समय, यूनिवर्सल टाइम या जुलू समय के नाम से जाना जाता है। तो जो 0 डिग्री देशांतर का टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, या यूनिवर्सल टाइम कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, जुलू समय कहते हैं। आगे देख लेते हैं, ये 180 डिग्री हो जाता है ना। 0 डिग्री से शुरू होकर 180 नॉर्थ और 180 साउथ में जाता है। सॉरी दोस्तों, 180 क्या है, ईस्ट और 180 वेस्ट। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो इलाहाबाद के नैनी तथा गोपीगंज के निकट से होकर गुजरती है। तो भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, और ये कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी तथा गोपीगंज के निकट पास से क्या करता है, गुजरता है। तो भारत के समय को भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहा जाता है, जो GMT समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि IST GMT से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। इस तरह से ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये क्या है, 68 डिग्री पूर्वी, और ये 97 डिग्री, ये 82.5 है ना, ये 82.5 है। इसी को क्या कहते हैं, IST कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, भारतीय मानक समय कहते हैं। अब पृथ्वी की गति, मोशंस ऑफ द अर्थ, घूर्णन गति, रोटेशन गति और परिक्रमण गति या रिवोल्यूशन मोशन। तो रोटेशन मोशन और रिवोल्यूशन मोशन 2 गतियाँ पृथ्वी की हो गई, है ना। तो घूर्णन क्या होती है, रोटेशन क्या होती है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण क्या होता है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। ध्यान रखना है, परिक्रमण मतलब सूर्य का होगा और घूर्णन क्या होगा, स्वयं का होगा, है ना। कोई भी ग्रह क्या करेगा, घूर्णन अपना करता है, और परिक्रमण किसका करेगा, सूर्य का करेगा, याद रखेंगे। आगे घूर्णन में क्या होता है, 24 घंटे लगता है, दैनिक गति भी इसको कहते हैं, एवरीडे मोशन कहते हैं। और परिक्रमण में क्या है, 365 दिन लगता है, इसको वार्षिक गति कहते हैं, है ना। इस तरह से परिभाषा क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का एक स्थिर कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है।
पृथ्वी का एक स्थिर कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। देखिए इस तरह से पृथ्वी क्या है, इस तरह से टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है ना, इस तरह से। तो ये क्या करती है, इसी तरह से सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है, अर्थस रोटेशन, सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी। ये क्या है, इसका अक्ष है, अक्ष के सापेक्ष क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, हमने अभी पढ़ा 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। ये इक्वेटर ऐसा है इसका, और ये क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अर्थस रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी क्या है दूरी पर ये झुकी हुई है। इस तरह से ये क्या करती है, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे ये क्या करती है, घूमती रहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर ये घूमती है। ये देखिए, और ये क्या है, ऐसे ये क्या करती है, इस तरह से 365.25 दिन में ये क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसको वार्षिक गति कहते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो क्या है, काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। कक्षीय सतह से कितने का कोण बनाती है, 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, और जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं, याद रखेंगे। आगे ये देख लीजिए, ये इक्लिप प्लेन इसका है ये अर्थ। आप देखते हैं पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोले के समान है। पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर क्या होता है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। पृथ्वी क्या है, गोले के समान है, तो हमेशा क्या होगा, जिधर सूर्य रहता है उधर क्या होता है, रोशनी मिलती है, और जिधर क्या होता है सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है तो उधर क्या रहता है, अंधेरा रहता है। तो आधे भाग पर ही क्या रहता है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है पृथ्वी के। क्यों, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है। तो सूर्य के सामने वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ क्या होती है, रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, है ना। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को क्या करता है, विभाजित करता है, इस तरह से, है ना, जो दिन और रात को क्या करता है, विभाजित करता है, उसको क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, और ये वृत्त क्या होता है, अक्ष के साथ, ये एक्सिस के साथ नहीं मिलता है, इसके साथ नहीं मिलता है ना, ऐसे रहता है। तो पृथ्वी को अपने एक अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। सूर्य को अपने अक्ष पर, सूर्य के चारों, पृथ्वी को अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर एक चक्र लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन का जो काल होता है वो क्या कहलाता है, पृथ्वी दिन कहलाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, पृथ्वी दिन कहलाता है, और इसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। तो अब हमसे यदि एक क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि पृथ्वी दिन का समय कितना होता है, तो पृथ्वी दिन का समय कितना होता है, तो पृथ्वी दिन का समय होता है 24 घंटे, है ना। पृथ्वी दिन का समय कितना होता है दोस्तों, 24 घंटे होता है। तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या होगा, दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय क्या होगी, ठंड पड़ेगी। तो इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह की जो अवस्था होगी उसमें जीवन की संभावना नहीं होगी। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 365 दिन 6 घंटे मान लेते हैं, तो एक चक्कर ये क्या करती है, लगा लेती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, तो सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, और सुविधा के लिए क्या करते हैं, 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो 4 वर्षों में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं।
इसी कारण से हर चौथे वर्ष क्या होता है, जो फरवरी होती है वो 28 के बजाय क्या हो जाती है, 29 डेज की हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों। आगे देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में इसके अतिरिक्त दिन को क्या करते हैं, फरवरी के महीने में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसको लीप वर्ष कहा जाता है, लीप ईयर कहते हैं उसको। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार पृथ्वी क्या करती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई, पृथ्वी क्या है, पूरे कक्ष में क्या होती है, एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। तो सामान्यतः वर्ष में क्या होता है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, वसंत होती है, शरद होती है। इन ऋतुओं में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है उसके कारण ही क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आप देख लेते हैं दोस्तों। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। जो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है। ये यहाँ से जो इक्वेटर हमने अभी देखा था, है ना, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये क्या होता है, सूर्य की तरफ 21 जून को झुका रहता है। ठीक है ना दोस्तों। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और ये जो कर्क रेखा होती है यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, और इन क्षेत्रों में क्या होती है, गर्मी, सूर्य की जो गर्मी होती है वो ज़्यादा प्राप्त होती है। सन की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा प्राप्त होती है। तो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों का जो पास वाला क्षेत्र होता है उसमें कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ कम ऊष्मा मिलती है, और इसलिए वहाँ पर क्या होती है, ठंड रहती है। तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। और जो उत्तर ध्रुव होता है वो सूर्य की तरफ झुका रहता है, और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाला जो भाग होता है ना, उस पर क्या होता है, 6 महीने का दिन लगातार दिने दिन 6 महीने का रहता है। तो 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात कहाँ होती हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं, नॉर्थ सोल्स्टिस। 21 और 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य दक्षिणी ध्रुव में रहता है ना, दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की तरफ झुका रहता है। इस कारण क्या होती है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी पड़ती हैं। मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, है ना, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के क्या होता है, बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, है ना, और रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं, और ये समय क्या होता है, गर्मी का महीना होता है। ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। इसके विपरीत स्थिति क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं, और इस जो पृथ्वी की ये अवस्था होती है इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी अयनांत कहेंगे। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, लंबवत न पड़ के क्या होती हैं, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इक्वेटर पर क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। इस पर क्या होती हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इस अवस्था में न तो उत्तरी ध्रुव और न ही दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, सूर्य की ओर झुका होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसको क्या कहते हैं, विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव कहते हैं।
23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है। इस तरह से याद रखेंगे दोस्तों इनको। तो 3 चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे, है ना। क्या क्या हमने देख लिया, हमने सबसे पहले देखा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, है ना। 22 दिसंबर को क्या हुआ, ये इस वाली स्थिति से हम समझ सकते हैं। ये हमारे पास हो गया, देखिए यहाँ पे ऑटोमन इक्विनोक्स 22 दिसंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर की स्थिति है ये दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर सूर्य चमकता है, तो इस कारण इसको क्या कहेंगे दोस्तों, ये यहाँ पर सूर्य जब चमकता है तो दोनों ओर क्या होता है, कोई भी ध्रुव न तो उत्तरी और न ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी 21 मार्च को भी ये क्या होता है, कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका रहता है। इस कारण क्या होता है, दिन और रात यहाँ पे भी बराबर रहते हैं। और यहाँ पे क्या है 21 जून, इसमें उत्तरी ध्रुव क्या होता है, सूर्य की तरफ झुका रहता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, बड़े दिन, है ना, और छोटी रातें होती हैं। इसी तरह से ये दक्षिणी गोलार्ध क्या है, इसमें सूर्य क्या होता है, सूर्य का जो सूर्य की ओर दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, झुका रहता है। इस कारण यहाँ पे क्या होता है, लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। आप थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण का कारण, घूर्णन के कारण दिन और रात और परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब हो गया पृथ्वी के स्थल स्वरूप, एनसीईआरटी, स्थल स्वरूप क्या है पृथ्वी के। तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर अगले पार्ट में हम बचे हुए, है ना, चैप्टर्स को क्या करेंगे, देख लेंगे। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।